गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट मी जस्ट चेक कि वीडियो आवाज़ आ रही है। बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है। तो गुड मॉर्निंग अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ गुप्ता। आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा की रिवीजन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। मैं कह दूँ अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा जो स्टडी का पर्पस होगा, तो उससे जो क्वेश्चन हम पूछ कर आंसर कलेक्ट करेंगे उसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि सर, आप किसी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं और उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्पस से रिलेटेड हो सकता है। आप उससे जानना चाहते हैं कि आपकी हाइट कितनी है जी, आपकी एज कितनी है। तो जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप सामने से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी के लिए, अपने जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। राइट। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ डाटा। मैं कह दूँ दो सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं। एक होता है हमारा खुद का डाटा, एक होता है बाहर वाला। मैं कह दूँ हमारा खुद का डाटा मुझे ही पता होगा, यानी वो होगा इंटरनल सोर्स। बाहर वालों का डाटा उन्हीं को पता होगा, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया मेरे लिए। तो इंटरनल सोर्स हो गया फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर अगर मैं इंटरनल सोर्स कहूँ तो उसका सेल, उसका प्रॉफिट, उसका एक्सपेंस, ये सब उसका इंटरनल डाटा है, क्योंकि ये डाटा आप कंपनी से ही मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आप बाहर से ले सकते हो, बट यार सेल की फिगर थोड़ी दे सकता, कोई प्रॉफिट थोड़ी बता सकता आपका कितना आया। वो तुम ही बताओगे ना कि मेरा प्रॉफिट इतना है। हाँ, वो गलत भी हो सकता है बट ठीक है। बट जो तुम डाटा दोगे दैट इज योर डाटा, तो आप कह सकते हो वो इंटरनल डाटा। बट सामने वाले से अगर तुम उसका प्रॉफिट पूछ रहे हो तो वो उसका हमारे लिए क्या होगा, एक्सटर्नल डाटा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाटा, सॉरी सोर्सेज। कौन कौन से? एक होता है इंटरनल सोर्सेज, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे हम रिपोर्ट्स या फिर रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं उसके अपने, जैसे कि कंपनी का अपना इंटरनल डाटा, जैसे कि सेल का, प्रॉफिट का, कमीशन प्रोवाइड जो उसने करी है, या उसकी एनुअल रिपोर्ट, ये सब क्या है, कंपनी का इंटरनल डाटा। इसी को बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होता है, कह दूं अगर आप अपने से बाहर किसी भी चीज़ कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो एक्सटर्नल सोर्स है। यानी कि जो भी डाटा हम किसी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल डाटा। जैसे कि मान लो मैं सेल की फिगर ले रहा हूँ बाहर वाली कंपनी की, या प्रॉफिट की फिगर ले रहा हूँ बाहर वाली कंपनी की, दैट इज एक्सटर्नल डाटा। कहते हैं एक्सटर्नल डाटा के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी चर्चा होनी है, ठीक है। सेकेंडरी छोटा है, प्राइमरी बड़ा है, क्यों है अभी देखेंगे। सेकेंडरी में तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है कि मान लो किसी ने वो काम तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें लोगों से पूछना है कि आपकी इनकम कितनी है। मैं कहता हूँ ये काम तो इनकम टैक्स वाला करता है, राइट। तो इनकम टैक्स ने ये जब डाटा कलेक्ट करा उसके लिए तो वो प्राइमरी डाटा। मगर जब मैं इनकम टैक्स से जाके पूछूंगा कि सर मेरा ना एक पर्पस है, मुझे लोगों की इन्फॉर्मेशन पूछनी थी, आपने करी हुई है, आपने वो रिपोर्ट पब्लिश की होगी, आप मुझे वो दे दो। हम वेबसाइट्स पे जाके गूगल करते हैं ना, तो वहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश होती है। मान लो आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो हर एक एरिया की, एरिया वाइज, जम्मू कश्मीर की कितनी, दिल्ली की कितनी, सपोज किसी महाराष्ट्र की कितनी, तमिलनाडु की कितनी। तो ये क्या, एरिया वाइज इनकम टैक्स के पास डाटा होगा, आपने इनकम टैक्स से रिपोर्ट ले ली उसकी। अब उस रिपोर्ट का जो डाटा होगा वो आपके लिए क्या होगा, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि मेहनत आपने नहीं करी, मेहनत इनकम टैक्स ने करी। तुमने वहां से क्या ले लिया, इन्फॉर्मेशन। मैं इसको कह दूं ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब इनकम टैक्स ने कलेक्ट करी तुमसे इन्फॉर्मेशन, वो भी एक्सटर्नल सोर्स था इनकम टैक्स के लिए, बट इनकम टैक्स ने वो इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करी, उसके लिए वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बन गई। तो मैं कह दूं फर्स्ट हैंड के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सेकेंडरी डाटा होती है। यार सिंपल सी बात है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हारा डाटा, डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे फादर नेम, मदर नेम, सैलरी, सब कुछ जो भी तुम्हारे इनकम शिनकम होती है तुम्हारे पेरेंट्स की, वो सब स्कूल वालों को पता होती है। तो स्कूल वालों ने जब वो कलेक्ट करा दैट इज प्राइमरी डाटा, क्योंकि उन्होंने वो फॉर्म दिया होगा तुम्हें, तुमने वो फिल किया और उसके पास वो डाटा आ गया, दैट इज प्राइमरी डाटा। बट वो डाटा अगर मैं स्कूल से कलेक्ट कर लूँ, मैं कलेक्ट करूँ, तो मेरे लिए वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। पॉइंट समझे? सेकेंडरी डाटा इज ए सेकेंड हैंड डाटा, जिसने ऑलरेडी किसी ने अपने पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया था, मैंने उनसे ही जाके वो इन्फॉर्मेशन ले ली। मैं कह दूं डायरेक्टली मैं ओरिजिन से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा, उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा जिससे वो इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है। इसीलिए मैं इसको कहूंगा कि सर ये सेकेंडरी डाटा है। और प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा की स्कूल वालों ने तुमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, डायरेक्टली तुमसे कलेक्ट करी, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। मतलब पहले मैंने तुमने करी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन स्कूल वालों के पास है, मैंने जब उनसे कलेक्ट करी वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो कहते हैं एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, इट इज द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर या फिर एजेंसी फ्रॉम द सोर्स ऑफ रीजन, जो कि तुम थे, तुमसे स्कूल वालों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारी, राइट। इट इज फर्स्ट हैंड डाटा। मैं कह दूं इसमें कलेक्ट करने में टाइम भी लगता है, ऑब्वियसली तुमने एक एक बच्चे से पूछा, स्कूल वालों ने एक एक बच्चे से पूछा कि भाई बताओ अपने पेरेंट डिटेल, ये वो टाइम लगेगा। इट इज मोर रिलायबल, क्योंकि स्कूल वालों ने डायरेक्टली पूछा है। अब
क्यों रिलायबल है? ध्यान से सोचो, अगर मैं इन्फॉर्मेशन स्कूल से पूछूं, स्कूल वाले गलत भी बता सकते हैं ना। हाँ, बता तो तुम भी गलत सकते हो, बट अगर पॉइंट सोचा जाए, स्कूल वालों ने तुमसे पूछा, तुम उनको बताओगे। अगर मैंने स्कूल वालों से पूछा तो हो सकता है ना स्कूल वाले नहीं बताना चाहे, कुछ बच्चे गायब कर दे बीच में से, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं कह दूं फर्स्ट हैंड अगर तुमने किसी से इन्फॉर्मेशन ली है, दैट इज मोर रिलायबल, मतलब कंपैरेटिवली मोर रिलायबल, नॉट एब्सोल्युटली, ठीक है ना, कंपैरेटिवली, गलती हो सकती है बट कंपैरेटिवली मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डाटा। आपने किसी और की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन मंगाई है या फिर आपने खुद किसी से टेपा, ऐसे समझो पेपर में आपने किसी बंदे से टेपा, ठीक है, टेपा मतलब कॉपी करा, राइट, तुमने सामने वाले से कॉपी करा तो तुम्हें विश्वास होगा ना ये तुमने ही कॉपी करा है। अब तुम्हारे साथ वाला तुमसे कॉपी कर रहा है, उसको क्या विश्वास होगा कि तुमने मतलब जो तुमने कॉपी किया वो सही करा है कि नहीं करा? तो मैं कह दूं उसमें रिलायबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा कि यार थोड़ी सी रिलायबल कम हो जाएगी, क्योंकि तुमने भी तो किसी से टेपा, उसने तुमसे टेपा, तो उसको थोड़ा सा शक रहेगा, यार इसने कुछ गलत टेपा होगा तो मेरा भी गलत हो जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, राइट, ओके। उसके बाद लास्ट है, इट इज एक्सपेंसिव मेथड, ऑब्वियसली जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैन पावर लगेगा, रिसोर्स लगेगा, दैट इज एक्सपेंसिव। और सेकंड हैंड में तो तुमको जाके बस पूछना ही है, सर आपने लिस्ट बनाई है मुझे दे दो ना, कितने बच्चे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दिस इज चीपर मेथड, इट इज लेस रिलायबल, इट टेक्स लेस टाइम, इसी को सेकंड हैंड डाटा भी कहते हैं। और क्या होता है, कहता है द डाटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रैदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड, पब्लिश यानी जो सरकार ने हमारे रिसोर्सेज पब्लिश किए होते हैं ना वो, अनपब्लिश मतलब जैसे स्कूल अपने बच्चों का डाटा थोड़ी पब्लिश करता कहीं पे न्यूज़पेपर मैगजीन में, नहीं, पब्लिश सोर्सेज होते हैं। जैसे आप गूगल करो सेंसस ऑफ इंडिया तो वहाँ पे रिपोर्ट आएगी, दैट इज पब्लिश। एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी पब्लिश्ड, क्योंकि आरओसी को वो देनी होती है तो वो तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिलायंस के देखने हो तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, दे आर पब्लिश सोर्सेज। अब मैं यही बोलूँ कि मेरी फाइनेंशियल्स वो तुम्हें थोड़ी मिल सकते हैं क्योंकि वो पब्लिश नहीं है, दे आर अनपब्लिश, तुम मेरे से मांग सकते हो, दैट इज अनपब्लिश सोर्स ऑफ डेटा। तो ये यार सेकेंडरी आ गया। अब आ गया मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी। देखो सेकेंडरी में तो सामने से पूछना है तो मेल डाल के पूछ लो, किसी भी तरीके से पूछ लो, कोई टाइम थोड़ी लगेगा, बट मेन चीज़ है प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करें। कहते हैं प्राइमरी के ये मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड है। सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैं गया सामने वाले के पास, भाई साहब आपसे ना मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हाँ सामने से फेस टू फेस। इनडायरेक्ट ओरल, यानी कि मैंने इनडायरेक्ट तरीके से पूछा, यानी कि सर कुछ नहीं, आपने मेरे से नहीं पूछा, आपने मेरे फ्रेंड से पूछा, मेरी फैमिली मेंबर से पूछा, मेरे रिलेटिव से पूछा, आपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से नहीं पूछा। एक्चुअली सोर्स ही है बट तुम डायरेक्टली उस बंदे से पूछ नहीं रहे हो जिससे इंफॉर्मेशन रिलेट करती है, अब उसके फैमिली मेंबर से पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट होता है, मैं क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग अवेलेबल होते हैं, रेल दो ट्रेनें टकरा जाती हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। अब बीच में कुछ लोग फंसे हुए होते हैं, अब डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्मेशन उन फंसे हुए लोगों से थोड़ी मिलेगी, वो जो बेचारे लगी हुई होंगी उनको चोट, वो पहले वहाँ ध्यान देंगे, या मैं उनके वो जो बाहर फैमिली मेम्बर्स मिलने आए उनसे पूछूंगा, उनसे बाहर से पूछूंगा। तो कह दूँ ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। पॉइंट समझे मेरा? मैं डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं पूछ रहा कि जो विक्टिम है, मैं उससे पूछ रहा हूँ जो कि विटनेस कर रहा है उस चीज को, राइट। और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जनरली न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह लोग होते हैं, ये क्या करते हैं जैसे डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना रिपोर्टर्स, इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। रेगुलर इंटरवल में ये इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स को। टेलीफोनिक इंटरव्यू, कॉल के ऊपर आपने किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। मेल मेथड यहाँ पे वो डाकिया वाला ही है, सॉरी मैं डाकिया बोलने वाला, कबूतर वाला नहीं है, डाकिया वाला है। जैसे कि आपने किसी को मेल भेजी, क्या बोलते हैं, लेटर लिखा, मेल मतलब वो ईमेल वाला नहीं, हाँ डाक वो वाला, कबूतर वाला और ईमेल वाला नहीं है, बट हाँ आपको जब रीड करोगे वहाँ पे ये लिखा होगा कि हम धीरे धीरे मेल मेथड को वहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ईमेल एसएमएस वगैरह, क्योंकि दे आर फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ जो मेल मेथड यूज हुआ है दैट इज, आप कह सकते हो अगर मैं डिजिटली कहूँ तो एसएमएस और ईमेल मेथड, और अगर मैं मैनुअल कहूँ तो वो लेटर्स वगैरह होते हैं ना जो पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन पोस्ट, ठीक है, नॉट ईमेल्स। तो आप कह सकते हो इसमें दोनों पॉइंट आ गए। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो इसमें ईमेल भी आ जाता है, एसएमएस भी आ जाता है, प्लस वो जो ढाकिए से जाते हैं वो सब भी आ जाता है। एक होता है इन्यूमरेटर मेथड, इसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चनियर क्या होता है वो भी बता दूंगा उसमें। ओके, ये वाला पॉइंट मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस पे आते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। मैंने आसान वाला पहले ले लिया। क्या होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू? मैं कह दूं इस मेथड में आपने डायरेक्टली इंटरव्यू जो पर्सन होगा उसको कॉल करा, इंटरव्यू ने इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछे, भाई मुझे इस पर्पज़ के लिए तुमसे ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उसने मेरे को आंसर दिए होंगे।
तो इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपने जिस मेथड से उनसे डाटा कलेक्ट किया, कॉल पे कलेक्ट किया, इसी को बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। देख लो एक बार, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यू वो पर्सन जो रिस्पॉन्ड करता है, जो क्वेश्चन के आंसर देता है। सूटेबल कहाँ है? मैं कह दूँ टेलीफोन बहुत दूर दूर तक जाता है, तो कहता है इट इज सूटेबल व्हेन देयर इज टेलीफोनिक कनेक्शन। सबसे पहले तो आपको फोन चाहिए और कनेक्शन चाहिए, राइट। दूसरा, व्हेन द डाटा इज रिक्वायर्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, जब आपको जल्दी से जल्दी डाटा चाहिए तो आप फ़ोन ही कर सकते हो। बेस्ट चीज़ है कि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैरिज क्या है? वाइड कवरेज करता है। वाइड कवरेज में हाँ ऑब्वियसली आपके पास टेलीफोनिक कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकल है। आजकल तो प्लान्स देखे ना तुमने, कितने सस्ते हो गए हैं, राइट। प्लान सस्ते नहीं हुए, पता नहीं क्या हुए हैं। उसके बाद क्लैरिफाई डाउट्स में कितनी बार भी डाउट्स पूछ सकता है ना उसको। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका जो भी उसका आंसर मिला, बाद में मुझे लगता है यार ये आंसर सही नहीं है, तो मैं उसको वापस कॉल कर सकता हूँ। इट विल नॉट टेक मच टाइम, तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। डीमेरिट्स यार लिमिटेड यूज़ है। जैसे कि आप गांव एरिया में चले जाओ जहाँ पे अभी कनेक्शंस नहीं है, फ़ोन कॉल्स नहीं है, जहाँ के लोग अभी भी वर्ल्ड के मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो वो लिमिटेड यूज़ आ जाता है। या फिर जो इलिटरेट है, जैसे हमारे होते हैं ना बड़े ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग फोन्स। रीज़न बिकॉज कि वो उसको अपग्रेड नहीं कर पाते अपने आप को, तो वो लिमिटेड यूज़ है हमारी पिछली जनरेशन के लिए, बट आगे वाली जनरेशन के लिए नहीं, फॉर श्योर नहीं है। अगला कहता है विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। देखो झूठ कितने सफाई से बोलता है बंदा, वो फ़ोन पे नहीं पता चलता, ठीक है। जब तुम फेस टू फेस होते हैं तुम्हें पता चल जाता है सामने के एक्सप्रेशन से कि वो क्या कहना चाहता है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ही इज़ हाइडिंग समथिंग और नॉट। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा उससे आपको आइडिया नहीं लगेगा फ़ोन के ऊपर, तो वो एक डीमेरिट है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो रिलायबल है इन्फॉर्मेशन की नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद दूसरा मेथड जो आता है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एक सेकंड मुझे दो। ओके, मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैंने तुम्हें कहा था, हम जाकर मिलते हैं बंदे से जो कि विक्टिम होता है, उससे जाके पूछते हैं क्वेश्चन है। विक्टिम या किसी इंसिडेंट का नहीं, मतलब जिससे इंफॉर्मेशन रिलेट करती है, राइट। तो कहता है अंडर दिस मैटर इन्वेस्टिगेटर जो पर्सन है जो कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है? डायरेक्ट फेस टू फेस मिलता जाके किससे? जो भी इंफॉर्मेशन बियर करता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कोई, या फिर जो विक्टिम है जिससे रिलेट कर रही है इन्फॉर्मेशन। सूटेबिलिटी क्या मैं कह दूँ, जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि आप सामने फेस टू फेस जाके मिल रहे हो उससे। जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, छुप छुपाए रखनी है। जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है। अरे आप मतलब पूरी जम्मू सिटी का करना हो तो आप पूरे सिटी में थोड़ी जाओगे यार, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ सेंसस करता वो भाई, खर्चा उनको बजट भी अलाउड होता है, यहाँ पे इतना खर्चा थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए मैं कह दूँ एरिया जो होगा वो कम से कम होगा, लिमिटेड होगा। और कह दूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वो काफ़ी डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इट इज़ बेटर कि आप फेस टू फेस बंदे को एक्सप्लेन कर पाओ कि आपको किस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या चाहिए, राइट। इसके मेरिट क्या है? मैं कह दूं डाटा का ओरिजिनलिटी बना रहता है, क्योंकि आपने फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उस बंदे ने एक्चुअली बोला क्या है। दूसरा, रिलायबल एंड एक्यूरेट। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, ये मेथड टेलीफोनिक से ज़्यादा रिलायबल एक्यूरेट है, क्योंकि आप फेस टू फेस मिलकर आए हो। उसके आपको पता होगा कि सामने वाले ने कोई झूठ बोला है, तो तुम्हें पता होगा कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। कहता है इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं कह दूँ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप फेस टू फेस पूछ सकते हो, तो इट इज़ बेटर कि आप ये मेथड करो। बट हाँ कवरेज कम है यार इसकी। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाइड कवरेज, क्योंकि आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जाके मिलना पड़ेगा। अगर आप जम्मू में बैठे हो, आपको कर्नाटका में किसी बंदे से मिलना है, तो ऑब्वियसली देर विल बी अ लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन, देर विल बी टाइम फॉर गोइंग देयर, खर्चा भी होगा। तो ये मेथड थोड़ा फिजिबल कम लगता है। फिर पर्सनल बायसनेस आ जाती है। देखो अगर मैं जाऊंगा, मुझे उसकी कोई बात आती है, वो मेरे को बोलता है कि सर ये डिस्क्लोज नहीं करना, ऐसा कुछ करना, तो वहाँ पे पर्सनल टच आ जाता है। तो कह सकते हैं ना, हम उसको बोल देंगे यार सर नहीं बताएंगे, छुपा देते हैं, यह चीज़ आप जो बोल रहे हो ना ये सही नहीं है हमारे पर्पस के लिए, छुपा सकते हैं आप। उसको कहते हैं पर्सनल बायसनेस, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना फेस टू फेस वाली चीज़। आप फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें वैसा चीज़ नहीं आता, तो पर्सनल बायसनेस कहीं ना कहीं आ जाती है। ये नहीं बोलना सर हम रिकॉर्डर लगा के चल जाते हैं उससे पूछने, नो विल वी एंटरटेन यू इफ़ यू डू सच थिंग्स। अच्छा, इनडायरेक्ट ओरल मैंने तुम्हें कहा फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, आसपास वाले लोग से जाके पूछेंगे। कहता है द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब नॉट द पर्सन विद द इंफॉर्मेशन,
सॉरी टू विच द इंफॉर्मेशन रिलेट्स द पर्सन सेपरेट देन मी, जो मेरे से अलग है बंदे, उनको जाके अप्रोच करेंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी मेरे रिलेटेड, राइट। तो कहता है हु आर इन पोजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो पर्सन जिनके पास इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। कहता है जो भी प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मान लो मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वेदर आई स्मोक और नॉट, तो मैं बता सकता हूँ, एक मेरे साथ वाले लोग बता सकते हैं, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर देम, क्योंकि मैं तो झूठ बोल लूँगा, वो थोड़ी बोलेंगे कि ये स्मोक करता है कि नहीं करता है, तो आप उनसे जाके पूछ लो, दे आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कहते हैं द थर्ड पार्टी हेयर इन रेफर एज विटनेसेस नॉट विक्टम्स। विक्टम्स था ऊपर वाला डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट में विटनेस से पूछते हैं जो कि बियर करते हैं, जैसे मेरे को जो देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज वंस। सूटेबिलिटी क्या है, मैं कह दूँ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी लार्ज है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से कॉन्टैक्ट करना है, राइट। कहता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज टू बी गैदर, अगर मेरी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है, तो वो सब मैं थोड़ी बताऊंगा यार, वो तो मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो कौन बताएगा। मेरे यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो काल्पनिक है, ओके, डोंट टेक इट टू हार्ट। तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछ सकते हैं वो। उसके बाद द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए तो ये मेथड अच्छा है, क्योंकि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछोगे, एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा उस चीज़ पे, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैरिज वाइड कवरेज, क्योंकि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछोगे तो आसान होगा, आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ जाना। ओके, इकोनॉमिकल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कवरेज ज़्यादा हो रहा है, आपको सिर्फ उनसे जाके मिलना है या फिर उनको कॉल करना है, वो भी बेटर है कि आपको सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलना है। इकोनॉमिकल है, फ्री फ्रॉम बायसनेस है, मैं कहूँगा पार्शियल बायसनेस है, नीचे पॉइंट लिखा होगा वहाँ पे बायसनेस है, थोड़ी सी बायसनेस है तो थोड़ी कम है, क्योंकि देखो मेरे से डायरेक्टली पूछेंगे मैं ज़्यादा बायस दूंगा अपनी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं रहेंगे बायसनेस। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सकता है इस केस में। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, मैंने कहा ना बायसनेस थोड़ी तो है, अगर उनको ही चीज़ पता ही नहीं है, मेरा अफेयर नहीं है, उनको लगता है कि नहीं नहीं खी करता रहता है मैसेज देख देख के, इसका पक्का है अफेयर, अरे फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी आ जाएगा। वही आ गया पार्शियलिटी ऑफ द बिजनेस, उसका पर्सनल कोई मेरे साथ वो होगा, क्या बोलते हैं, झगड़ा होगा, तो वो बीच में डाल देगा, कुछ ना कुछ झूठ मूठ बोल देगा, तो पर्सनल बायसनेस आ जाएगा। फ्री फ्रॉम बायसनेस का मतलब ये नहीं होता कि टोटली बायस फ्री, यहाँ पे ये कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस नहीं आएगा, उसका बायसनेस आएगा जो पर्सन दे रहा है इन्फॉर्मेशन। तो राइट, इन्फॉर्मेशन कैन बी एरनियस, यही ऑलरेडी लिख दिया, लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि थर्ड पार्टी से पूछ रहे तो हो सकते हैं ना गलत हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन मे नॉट बी होमोजीनियस, देखो ये कितनी सही चीज़ कही कि अगर आप मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछोगे, हो सकता है कि एक बंदे ने बोला इसका अफेयर नहीं है, एक बंदा बोलता है अफेयर है, दूसरा बोलता है नहीं है, एक बोलता है, तो whom टू बिलीव, कौन कह रहा है सही, दो कह रहे हैं दो कह रहे नहीं हैं, तो होमोजीनियस नहीं है। बट हाँ, यहाँ से एक क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सर ये ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है ना कि यू गेट द मेजॉरिटी वोट की हाँ है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। हाँ, कई बार डिफिकल्ट भी हो सकता है, डीमेरिट भी है इसलिए वो। ओके, ये डिफरेंस है जो कि मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ डिस्कस, और टाइम क्यों वेस्ट करना, 18 मिनट हो गया ऑलरेडी। ये तुम स्क्रीनशॉट मार लो या फिर वेट करके खुद रीड अप कर लो, मैं मुंडी पीछे कर लेता हूँ। ओके, आगे प्रिकॉशंस, देर आर सम प्रिकॉशन फॉर द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या प्रिकॉशंस है। कहता है इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स विद द, मैं कह दूँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उसको बात करने का तरीका आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सामने वाले से कैसे निकालनी है, गुड टेम्परामेंट होना चाहिए, भाई लोग बेइज्जती कर देते हैं जाओ तो। कहते हैं इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, आप उनके कल्चर या ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज की बेइज्जती मत करो, क्योंकि आप उनके एरिया में जा रहे हो, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जैसे सपोज पीछे जाके हुआ था ना महाराष्ट्र वाला, वहाँ गए आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए, तो भाई वो लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, तो अगर आप वहाँ के लोकल को पूछो बोलोगे तो दैट विल बी बेस्ट कि आप उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। अच्छा, नो पर्सनल बायसनेस शुड बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो पर्सनल बायसनेस नहीं करे, इसलिए तो वो डिमेरिट था ना कि पर्सनल बायसनेस आ जाता है। अगर हमारा इन्वेस्टिगेटर अच्छा होगा तो प्रिकॉशन होगी ना कि भाई वो पर्सनल बायसनेस, अपने विचार अपने तक ही रखेगा, किसी के सामने नहीं बोलेगा। इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट सिंपल एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चन, गोल गोल घुमा के नहीं पूछने क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछो कि भाई आपका अफेयर है कि नहीं है, ठीक है, यही कहने का इसका मतलब है, मतलब गोल गोल नहीं घुमाना, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, प्रिकॉशंस फॉर द, देखो काल्पनिक है ये, ही नहीं करना है पीछे बैठ के, ठीक है, कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, नेशनल टीवी पे वो भी, प्लीज। प्रिकॉशंस फॉर द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन,
जो इनडायरेक्ट में अपने फ्रेंड्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें क्या प्रिकॉशन रखना है? सबसे पहले द नंबर ऑफ विटनेसेस शुड बी फेयरली लार्ज। मैंने तुम्हें कहा ना वहाँ मेजॉरिटी पॉइंट ले सकते हो आप कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी, तो वही कह रहे हैं कि विटनेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपके लिए अच्छा है, प्रिकॉशन हो जाएगा। दूसरा, ओनली दोज विटनेस शुड बी सिलेक्टेड जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास है ही नहीं है वो ऐसे घुस रहे बीच में, उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, हाँ वो कह रहे हैं हाँ शायद है शायद नहीं है, ओ भाई उनसे मत पूछो काम का कंफ्यूजन होगा। कहता है एफर्ट शुड बी मेड टू क्रॉस चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये मैंने तुम्हें बोला क्रॉस चेक करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, और इट इज़ बेटर कि आप ज़्यादा नंबर से पूछो विटनेसेस से ताकि इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाए। कहता है इन्वेस्टिगेटर शुड नाइदर बिलीव और डिसबिलीव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो फुल ट्रस्ट किसी पे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उसको ना ही बिलीव करना ना ही डिसबिलीव करना है। मतलब ये नहीं कहना है कि इसकी इन्फॉर्मेशन गलत ही होगी इसकी इन्फॉर्मेशन सही होगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल डिपेंड। तो आपको नाइदर बिलीव करना है नाइदर डिसबिलीव करना, आपको वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना है कि अगर 4 लोग एक चीज कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकती है, एक बंदा अलग कह रहा है तो शायद वो गलत हो। ओके, अगला इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह वाले ये यूज़ करते हैं। कहता है अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करता है न्यूज़ चैनल। जैसे जम्मू एरिया में जम्मू का कोई बंदा होगा जिसको डोगरी आती होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, कहेंगे जाओ लोकल एरिया में पूछ कराओ, अपॉइंट करेंगे, ट्रेन करेंगे और उनको कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो रिस्पॉन्डेंट से जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। कहते हैं दिस मेथड इज ऑफन यूज बाय द न्यूज़पेपर पेरियोडिकल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। इस मेथड की खास बात पता क्या है? तुम कहोगे सर ये तो फ्रेंच एंड फैमिली जैसा ही है, मैं कहूँ पार्शियली ट्रू है, थोड़ा बहुत है उसके जैसा, बट यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्या कि ये ना रेगुलर इंटरवल्स पे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि ये एक बार वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको रेगुलर चाहिए। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स चैनल्स वालों को रोज कुछ मसाला चाहिए ना, तो उसके लिए वो ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला मेथड यूज़ करते हैं, अपने एजेंट्स तैयार करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस एरिया के, तो लोकल एजेंट्स उनको कहते हैं। ओके, सूटेबिलिटी मैं कह दूं जहाँ पे आपको रेगुलर या कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी लार्ज होगा, क्योंकि आप वहाँ का एजेंट अपॉइंट करोगे वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा हर एक एरिया की, वही तो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं एक्चुअली। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले जी क्या करते हैं आजकल क्या ही बताएं, सारा कुछ तुक्का ही लगाते हैं वो तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें तो आपको लोगों के विचार बोलने हैं ना आगे, तो सही चीज़ थोड़ी बोलिए गलत चीज़ थोड़ी बोलिए। मैरिट्स वाइड कवरेज हो जाता है, इकोनॉमिकल है, मनी और रिसोर्स के टर्म में, रेगुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्पफुल है और सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, यानी कि अगर आपको कोई स्पेशल पर्पस हो सर ये वाला मेथड इजीली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, डीमेरिट लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, मैं कह रहा हूँ उड़ी उड़ी हवा आती है ऐसे, हवा कैसे आती है सर, उड़ती तो है ही, चलो उड़ी उड़ी खबर आती है फिर वो आगे फैला देते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स में भी मे नॉट बी होमोजीनियस, हो सकता है ना एक एरिया में 4 कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, चारों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, चारों अलग अलग कह रहे थे, एक इंसिडेंट हुआ ट्रेन वाला बताया, एक बोल रहा है 100-200 लोग मर गए, एक कह रहा है 5000। ठीक है, ऐसे बोलियां लगा रहे हैं कि सर लोग नहीं होते पता नहीं क्या है। कहता है लैक ऑफ हाई एक्यूरेसी, ऑब्वियसली अगर ओरिजिनलिटी नहीं होगी तो एक्यूरेसी कैसे आएगी। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली कलेक्ट करनी है। पर्सनल बायसनेस, वो अपना विचार भी रखते हैं, याद है ना तुम्हें न्यूज़ रिपोर्टर्स अपना विचार कैसे रखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलता है प्रिकॉशंस। इसकी प्रिकॉशंस क्या है, मतलब आपको जब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स यूज़ कर रहे हो तो इसकी प्रिकॉशन सबसे पहले तो यार पर्सन ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन पर्सनल। कहता है अपॉइंट करो कॉरेस्पॉन्डेंट को, उसको सबसे पहले क्या सिखाओ कि वो उसको ट्रेन करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सीखे। कॉरेस्पॉन्डेंट शुड नॉट बी बायस्ड, वो अपने विचार नहीं प्रकट करे बट करते हैं, इसीलिए तो प्रिकॉशन रखनी है ना, डीमेरिट है। कहता है नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी फेयरली लार्ज एंड रीजनेबल, सेम अगर ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, जब ज़्यादा मिलेगी तो मैं कैसे कलेक्टिवली हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, हो सकता है ना आपकी प्रॉब्लम रिलेट कर रही हो किसी फाइनेंशियल सेक्टर को और आपने उधर लगा दिया एक इलिटरेट पर्सन, चलो एजुकेटेड होगा बट साइंस बैकग्राउंड से होगा, तो अरे उसको क्या पता, वो हड्डियां गिनने के लिए वो थोड़ी फाइनेंस कर सकता है, तो तुमने उसको कह दिया कि जा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करा, तो इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप उसको लगाओ। इसलिए वो कह रहा है ये इस चीज़ का ध्यान रखो कि जिस भी इंफॉर्मेशन की आपको प्रॉब्लम के लिए इंक्वायरी करनी है तो उससे कंसर्न टेक्निकल पर्सन ही वहाँ पे जाए। ओके, इसके बाद आ गया मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मैंने कहा मेल्ड का मतलब होता था वो डाकिया आया खत लेकर, वो वही वाला ही है, ठीक है, और मॉडर्न के अंदर हम कह सकते हैं एसएमएस और ईमेल। तो कहता है अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चनियर बनाता है। अब जी क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चनियर एक ऐसा पर्चा होता है
पर्चा यानी पेज, ठीक है, शीट। उस शीट के ऊपर ना कुछ कुछ लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा लिखा होता है कि दिस इज़ द क्वेश्चन, आप अपना नाम बताओ, आपकी एज बताओ, दिस इज़ द क्वेश्चन, आंसर टिक कर दो। ये क्या हुआ? अपना नाम बताओ, एज बताओ, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक करो, टिक द करेक्ट वन। ठीक है, तो वो ऐसा आता है। फिर और क्वेश्चन होते हैं, आंसर लिखो, ऐसा टिक करो। ये क्या होता है? क्वेश्चन ईयर। मैं कहता हूँ इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके अंदर क्वेश्चंस है, ऐसा पेपर होगा, उस पर क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके आपको आंसर करने से। स्कूल में आप 10th पास हुए होंगे तो वो आते हैं ना करियर काउंसलेशन वाले, तो वो कहते हैं नाम लिखो, एज लिखो, इनकम लिखो, आप किस में इंटरेस्टेड हो, एंड में वो फ़ोन नंबर ले जाते हैं तुम्हारा कॉल करने के लिए। तो वही जो चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं क्वेश्चन ईयर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। जिस भी चीज़ के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको क्या करते थे? क्वेश्चनियर की लिस्ट देते थे आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। कहता है अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनियर, वो क्वेश्चनियर बनाता है और मेल कर देता है क्या? रिलेटेड टू द फील्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन, और उसको सेंड कर देता है किसको? रिस्पॉन्डेंट को, फॉर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसमें ना खास बात जो बच्चे भूल जाते हैं, मैं क्या कहता हूँ कि ये तो ठीक है कि आप उसको मेल कर देते हो, प्लीज उधर ये जरूर लिख देना कि आप उसमें सेल्फ एड्रेस प्लस स्टैंप लगा के भेजते हो। वो जो पर्चा भेज रहे हो ना मेल करके, उसमें सेल्फ एड्रेस यानी कि आपका जहां वापसी आना एड्रेस वो लिखो, सेल्फ एड्रेस बोलते हैं उसको। और स्टैम्प यानी वो जो क्या बोलते हैं सर, स्टैंप ठप्पा लगा के, वो वाला स्टैंप नहीं। वो पता है वो डोरेमोन में आता था छोटू छोटू से स्टैंप, जिसके ऊपर शक्ल बनी होती थी, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, वो स्टैंप होता है। वो बड़ा ज़रूरी होता है पोस्ट कार्ड करने के लिए वो वाला स्टैंप लगाकर आप उसको सेल्फ एड्रेस कर दो, ताकि जब वो वहाँ जाए तो वो क्या बोलते हैं, उन तक मिले, वो फॉर्म फिल करे उसको, और फिर वो रिटर्न कर पाए। रिटर्न करेंगे तो सेल्फ एड्रेस होगा तो मेरे एड्रेस पे आएगा, और साथ में स्टैम्प्ड होगा तभी आएगा ऑब्वियसली, राइट। अच्छा, कहते हैं नाउ डेज वो जो ऑनलाइन सर्विस होते हैं जैसे एसएमएस, तो वो भी बड़े पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल तुम यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब में आते हैं नहीं, ट्राविया क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो टकले वाली आती है, ट्राविया पता नहीं कुछ ऐसे करके साइट आती है, उसका क्वेश्चन लिखा होता है। या अमेजोन के अपने भी आते हैं, वो क्वेश्चन होता है, क्या आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, आपकी एज क्या है, आपके कितने बाल हैं, वो ऐसे ऐसे पूछता है। ठीक है, 1,00,000 2,00,000 बाल है कि नहीं है। तो देखो इसको पर्सनल नहीं लेना है, बस एज अ वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें कैसा होता है। ऐसे टिक करते जाते हैं, वो आगे आगे क्वेश्चन डालते जाता है, फिर एंड में कहता है आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन? आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ये करना ही नहीं था, मेरे को वीडियो देखनी थी, तेरी वजह से ये पूरा करना पड़ा। सुटेबल, सुटेबिलिटी में कह दूं इट इज़ वेरी लार्ज। अच्छा, सबसे ज्यादा कवरेज कौन सा मेथड करता है? यही करता है। वही ऊपर मैंने एक पॉइंट छुटवाया था ना, वहां पे यही लिखा था क्वेश्चनियर मेथड, मेल क्वेश्चनियर मेथड है, उसकी सबसे ज्यादा कवरेज होती है। क्योंकि मैं कह दूं जहां तक टेलीफोन नहीं पहुंचा ना, वहां तक पोस्ट ऑफिस पहुंच गया है। तो कहता है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वहां पे होते हैं। तो कहता है व्हेन रिस्पॉन्डेंट आर लिटरेट, देखो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट कार्ड का वो कौन कर सकता है, रिटर्न आंसर कौन दे सकता है? जो लिटरेट हो पर्सन। ऑब्वियसली एक गांव जहां पे लिटरेट पर्सन नहीं है, वो पोस्ट कार्ड का रिटर्न कैसे करेंगे? मूवी भी है इसके ऊपर। कहता है आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। लिटरेट होगा तो वो, एजुकेटेड होगा तो वो उस पर आंसर्स करके वापस कर देगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको सूटेबिलिटी के लिए आपको लिटरेट होना चाहिए। मेरिट वाइड कवरेज, मैंने तुम्हें कहा इसकी सबसे ज्यादा कवरेज है, क्योंकि जिस एरिया, रिमोट एरियाज तक फोन नहीं पहुंच पाता, वहां तक पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और पैसा कम लगता है। ऑब्वियसली आप कंपैरिजन इसका जब करोगे तो पर्सनल से करना। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपको खुद जाना पड़ता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका खर्चा भी कम होगा, टाइम भी बचेगा, राइट। ओरिजिनलिटी, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हो जिससे वो रिलेट करती है, वो खुद कर रहा है। सीक्रेसी बनी रहेगी, क्योंकि उसने फॉर्म फिल किया, पर्चे में डाला, वापस कर दिया। तुम कहोगे सर लॉस्ट इन ट्रांजिट, किसी और को मेरा आंसर पता चल जाएंगे, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन अपने तक रखो। ये बेकार से। फ्री फ्रॉम बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जब इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चन पेपर ही मिल गया भाई वो आंसर के साथ, तो वो चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो कह दो पर्सनल बायसनेस से फ्री है। अच्छा, डीमेरिटेड, लिमिटेड स्कोप, क्योंकि जी एजुकेटेड नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पर्चा देखा, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने कहा नहीं फिल करना, जाओ साइड पे। हम जैसे बंदे कहाँ करेंगे फिल? हमने कहा छोड़ दो बस, आया आया, घर पे आया, देखा जाएगा। तो वही चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कंज्यूमिंग होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिल करना पड़ेगा। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, हो सकता है ना मुझे कोई क्वेश्चन समझ ना आए, पॉसिबिलिटी इज देयर कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए, तो मैं उसका आंसर किसी और वे में लिख दूँ और वो चाहते कुछ और होंगे, तो जी उनका जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है वो डिफाई हो जाएगा। तो कहता है प्रिकॉशंस रखो। क्या रखो? सबसे पहले क्वेश्चनियर को सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, अट्रैक्टिव रखो, सुंदर लगना चाहिए, तभी तो बंदा इंटरेस्ट शो करेगा।
कहते हैं क्वेश्चन शुड नॉट बी पर्सनल एंड हर्ट द सेंटिमेंट्स। जैसे बड़ी बार कोई क्वेश्चन होता है जो हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी वो होते हैं, सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो वो क्वेश्चन अवॉइड करो। कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। आपकी जो इंक्वायरी का पर्पस आ रहे वो तो बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन के ऊपर लिखो ना भाई किस चीज़ के लिए आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वाले इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे और गलती से तुमने लिख दिया कि तुम्हारी इनकम 10 लाख है, रेड मार देंगे पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने पूछा क्वेश्चन कि मेरे ये ना मेरी क्लास में किसी बच्चे ने बोला था, पहले मैं अपना वाला बता देता हूँ, मेरा वाला अच्छा है। मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज़ योर सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आर यू एम्प्लॉयड। सर ये क्वेश्चन पहले नहीं आना चाहिए था, आर यू एम्प्लॉयड। अगर मैं नहीं होता तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, मेरी सैलरी कितनी है, राइट। पहले सैलरी पूछ ली, मैंने कहा जी 0, फिर पूछा आर यू एम्प्लॉयड, क्या लिखूँ, हाँ 0 पे रखा है मुझे, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर डू यू हाउ, वो क्वेश्चन था कि सर कितने बच्चे हैं आपके पास, मतलब कितने बच्चे हैं आपके, ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद नीचे पूछ रहा है आर यू मैरिड, डू यू हैव चाइल्ड, नीचे पूछ रहा है आर यू मैरिड। कैसा क्वेश्चन हुआ, अगर मैं मैरिड हूँ चाइल्ड कैसे होगा। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, इट इज जस्ट एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। क्वेश्चनियर फाइल्ड बाय द इन्यूमरेटर, ये क्या है, फाइल्ड नहीं सॉरी, फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, ये क्या होता है कि जी क्वेश्चनियर मैं बनाता हूँ पर्चा, बट मैं उनको मेल नहीं करता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ घर घर, मैं उनको बोलता हूँ कि बताओ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। तो मैं उनको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं क्यों आया हूँ वो बता सकता हूँ, और उनका आंसर मैं खुद फिल करूंगा। उसी को कहते हैं इन्यूमरेटर, यानी इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फिल्स द क्वेश्चनियर। पिछले वाले मेथड में, मेल मेथड में, सामने वाला बंदा खुद फिल कर रहा था, मैं नहीं फिल कर रहा था क्योंकि मैंने तो मेल कर दिया, ऑब्वियसली मैं अपने घर बैठा हूँ, वो अपने घर पे होगा वहां से फिल करेगा, तो वो फिल कर रहा था। इन्यूमरेटर में मैं खुद जा रहा हूं, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ गोज, और वो क्या करता है, फिल करता है क्वेश्चन, उससे आंसर पूछता है। मतलब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर का सर ये, तो मैं उसको खुद लिखूंगा, तुमसे नहीं लिखूंगा, खुद लिखूंगा। इसको बोलते हैं क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। तो कहता है अंडर दिस मेथड इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द इंफॉर्मेट, विजिट करता है अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर। ऑब्वियसली अकेले मुंह दिखाने थोड़ी जा रहा है वो। कहता है आस्क द क्वेश्चन एंड फिल द क्वेश्चनियर हिमसेल्फ। बड़ा इजी लैंग्वेज में लिख दिया। कहता है क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चनियर, अच्छा सॉरी, क्वेश्चनियर अगर इन्वेस्टिगेटर फिल करता है तो हम उसको कई बार शेड्यूल भी कहते हैं, तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज शेड्यूल। कि अगर आपका क्वेश्चनियर मैं फिल कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर फिल कर रहा है, तो उसको कहते हैं शेड्यूल। कहता है ये मेथड गवर्नमेंट यूज करता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेज ये मेथड यूज करती है। जैसे घर पे आते हैं ना वोटर आईडी वाले, ये सब आते हैं, तो वो पूछते हैं आपके घर में कितने मेंबर हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, तो अरे वो क्वेश्चनियर लेकर आते हैं, वो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुमसे वो थोड़ी कहते हैं कि ये फिल करके दो मुझे, राइट। ओके, अच्छा तुम कहोगे सर डिफरेंस क्या मेल मेथड में और इसमें। मैं कहूँ क्वेश्चनियर और शेड्यूल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्वेश्चनियर जो होता है वो फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट होता है, कि वही पर्सन फिल करेगा, सामने वाला जिसको भेजा है मैंने। शेड्यूल के अंदर फिल करता है इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इन्यूमरेटर फिल करता है। अब तुम कहोगे सर इन्यूमरेटर कौन होता है, तो जी इन्यूमरेटर ये लिखा हुआ है, कह दो द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जो उसके मेरे असिस्टेंट्स होंगे मेरे, वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें उन्हीं को हम बोलते हैं इन्यूमरेटर, यानी कि वो फिल कर कराएंगे। या मैं खुद को भी काउंट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं ही जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ तो आई एम द इन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर जिसका पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वही इन्वेस्टिगेटर हुआ। रिस्पॉन्डेंट जिससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ओके, हम थे यहाँ पे सूटेबिलिटी, कहाँ है सूटेबल, ये कह दूँ सूटेबल वेयर एडुकेट फाइनेंस, जहाँ पे आप पैसा है, इन्यूमरेटर है जो कि ट्रेंड है, जिनको फिल करना आता है, पढ़ना लिखना आता है, और जहाँ पे आपकी कवरेज जो होगी काफ़ी वाइड होगी। ओके, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ ये क्वेश्चनियर अपना यूज़ करो, जिसमें आप पर्सनल इन्वेस्टिगेट करोगे। मेरिट के सबसे पहले वाइड कवरेज, अरे ऊपर वाले में एक था ना पॉइंट यार कि एजुकेटेड, अब लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि देखो वाइड कवरेज तो थी उसमें, मगर एक लिमिटेड पॉइंट था कि अगर एजुकेटेड होगा, इलिटरेट होगा तभी आंसर कर पाएगा। इसके अंदर वो पॉइंट नहीं चाहिए ना। आर यू, इफ़ यू आर इलिटरेट, आपको कोई बोलने की लैंग्वेज तो आती होगी ना, आप कुछ तो कह सकते हो ना। तो मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको जवाब कर दिया, तो मैं लिख तो सकता हूँ ना आपके बिहाफ पे। तो मैं कह दूँ ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पुराने रिमोट एरियाज में जाकर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें इलिटरेसी वाला पॉइंट नहीं आएगा। एक्यूरेट एंड रिलायबल होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट होगी। बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि हो सकता है ना जब मैं तुम्हें भेजूँ वहाँ पे तुम लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करो, तुम फेल ही नहीं करो, बट मेरे घर पे बंदा आ जाए कि सर आपके फर्म में कितने मेंबर्स है, वही क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था जो मेरे को आया था घर पे,
तो मैं उसको आंसर नहीं कर रहा हूँ। वो आएगा तो मैं कहूँगा ना यार ये आया, अब इतनी मेहनत करके इसको ऐसे भेज दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, बता देता हूँ मैंने उसको बता दिया, तो बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। इलिटरेट पर्सन होगा तब भी ये हेल्पफुल करेगा। अच्छा, लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड पॉसिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन बायस्ड हो, बट थोड़ी तो है, क्योंकि देखो आंसर तो मैं ही लिख रहा हूँ ना, सामने वाले बोला 4 मेंबर, मैं नीचे लिख रहा हूँ 5, गलत है ना भाई, मैं बायस्ड इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। वो कह रहा है 5 से 10 लाख मेरी इनकम है, मैंने लिख दिया 10 से भाई 20 लाख, बायस है इन्फॉर्मेशन। डीमेरिट्स, कॉस्टली मेथड आ रहे, सारे इन्यूमरेटर को भेजना पड़ेगा, पैसा तो लगेगा, टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। इन्यूमरेटर इज नॉट ट्रेन प्रॉपर्ली, तो वो रिजल्ट में भी गलत दे, उसको बोलना ही ना मार खा कर आ दे बंदों से, गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाए। पर्सनल बायसनेस से रिजल्ट काफ़ी इफेक्ट कर सकता है अगर वो अपना ओपिनियन लिखते रहे। प्रिकॉशंस, मान लो जैसे कामचोर आदमी, मैंने उसको कहा ये क्वेश्चन फिल करके आना, वो खुद ही नाम बंदों के फिल करते जा रहा है, लिख रहा है काका, कालू, कोई भी नाम लिख रहा है XYZ, और कह रहा है कि जी ये लो इनके आंसर्स। भाई साहब ये बंदे ही एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो प्रिकॉशंस क्या रखने, इन्यूमरेटर शुड बी ट्रेंड विद द टूल्स, उनको काम आना चाहिए। दे शुड बी पोलाइट, उनको बोलने की वो होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए, टैक्टफुल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। एक कॉल उठा ले, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। ओके आगे चलते हैं। तो कहते हैं इन्यूमरेटर जो होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए, उसको बोलने का मैनर आना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, लोगों से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है उसकी उसको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकाले। ही शुड बी ऑनेस्ट विद द असाइनमेंट्स, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द शेड्यूल शुड बी सिंपल एंड क्लियर, क्वेश्चनियर सिंपल होना चाहिए, तो क्वेश्चनियर में पढ़ लिया था ऑब्वियसली, सिंपल होना चाहिए। देयर शुड बी टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ द इन्यूमरेटर, आप उसके वर्क को टाइमली वो करते जाओ, इवैल्यूएट करते जाओ कि वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके, इन्फॉर्मेंट शुड बी इंटाइटल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उसको ये बताना चाहिए कि जी इस इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए हम ये कर रहे हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन फ्रीली दे सके, वो कंफर्टेबल हो सके। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिया है। उसके बाद ये पायलट सर्वे क्या होता है, पायलट सर्वे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं कह दूँ मुझे बड़े स्केल पर एक काम करना है, तो उससे बेटर है ना कि पहले मैं एक छोटे स्केल पर टेस्टिंग कर लूँ उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है बहुत बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस रेस्टोरेंट को खोलने से पहले एक स्मॉल से स्टोर पे वही मेन्यू डालता हूँ, वही रेट रखता हूँ, ताकि क्या हो उस चीज़ का ना मुझे एक इम्पैक्ट पता चल जाए कि यार क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्या लोगों को वो ठीक भी लग रहा है, वो जो मेरा बिजनेस का मेरा ये माइंडसेट है। या फॉर एग्जांपल बिजनेस को छोड़ दो, एक बार हम इसी का लेते हैं कि मुझे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आई हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 लाख पीपल, बट मैं कहता हूँ कि चल 100 लोगों से एक बार कलेक्ट करके तो देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो इट इज़ अ प्री टेस्टिंग, एक टाइप का आपको फीडबैक मिल जाएगा, वैसे आप चेंजेस कर लो। जैसे कि प्री टेस्ट स्मॉल स्केल पर आप करो बिफोर स्टार्टिंग द मेन सर्वे, इट इज नोन एज पायलट सर्वे या प्री टेस्टिंग। जैसे फायदा क्या होता है कि सर मैं कह दूं अगर आपकी कोई कमी है आपके क्वेश्चन में, तो लार्ज स्केल में नहीं पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा, आप उसको ठीक कर सकते हो। आपकी कोई क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग में गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन यार पर्सनल सेंटिमेंट्स हिट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले ही मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीक्वेंस गलत है, आपकी कोई टाइपिंग एरर है, वो सब एरर्स आप पहले ही ठीक कर सकते हो बिफोर गोइंग टू मेन ऑपरेशंस। कहता है वंस ड्राफ्ट क्वेश्चनियर इज रेडी इट इज गुड टू ट्राई आउट विद अ स्मॉल ग्रुप विच इज नोन एज पायलट सर्वे एंड प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। इट हेल्प विद द इन्वेस्टिगेटर इन डिटरमाइनिंग द शॉर्ट कमिंग्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चन, सूटेबिलिटी बता देता है उस टेक्निक की। कहता है इट इज ऑल्सो हेल्प इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एन्यूमरेटर एंड कॉस्ट एंड टाइम। मैं कह सकता हूँ ना मुझे 100 बंदों पे कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी लगी, अब उन 100 बंदों का मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि भाई 10,000 बंदों पे कितनी कॉस्ट लगेगी, लाख पे कितनी कॉस्ट लगेगी। हाँ देयर विल बी माइनर डिफरेंसेस बट इट कैन बी एस्टिमेटेड ना। तो वही वो चीज़ कह रहा है कि एक्चुअल सर्वे में कितनी कॉस्ट लगेगी वो आप एस्टिमेट कर सकते हो, कहाँ से, पायलट सर्वे से। ओके तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसकी अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर इसका रिमेनिंग पार्ट कवर कर लेंगे।